आज हम स्टार्ट करते हैं सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस इज रिलेटेड टू मैरिज और उसके अलावा मैरिज को हम इसमें कह सकते हैं कि इसको सेवेंथ हाउस क्या है, कलाम शास्त्र स्थान होता है। उसके अलावा ये स्पाउस का स्थान भी कहलाता है। उसके अलावा ये जो हमारा सेक्सुअल प्लेयर है, सीमेंस है, समझे? इस तरह की कई चीजें जो है उनके बारे में भी हमारे को बताता है और जो हमारे सीक्रेट पार्ट्स हैं उनके बारे में भी ये बताता है। प्राइवेट बिजनेस है, ट्रेड है, तुम्हारा इंटरनेशनल लॉज हैं, ट्रीटीज हैं, उनके बिजनेस है, उन सब के बारे में सेवेंथ हाउस को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ मैरिज के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। अब पहले जमाने में जो मैरिज थी, इसको एक बड़ा पवित्र इंस्टीट्यूशन मानते थे और ये यूनियन जो किया जाता था, इसका मेन पर्पस था प्रोक्रिएशन, वंश वृद्धि और सेक्सुअल एंजॉयमेंट। अब जो मैरिज है, मैरिज की जो डेफिनेशन है, वो कहीं नहीं मिलती हमको, सिर्फ हमको लॉ बुक्स में मिलता है। मैरिज इज ए सोशल, मोरल, लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू एंजॉय सेक्स। आजकल क्या है कि हमारी जो मैरिज की सैंक्टिटी है, मैरिज जो संस्था है, उसकी जो स्थिति है, इतनी डाउनग्रेड हो गई है कि लोग उसको सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूशन के लिहाज से ही लोग को देखते हैं। और कुछ दूसरे कंट्रीज के अंदर तो कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं, जस्ट लाइक मैरिड लाइक पर्सन्स, दे एंजॉय सेक्स, दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड इवन देन वो अपने आप को मैरिड नहीं कहते। तो इस प्रकार कई बार इन स्थिति में अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए किसी एस्ट्रोलजर के पास जाता है तो वो क्या बताएगा, उसके पेरेंट्स के बारे में उसे क्या पता होगा। तो ये कुछ एक चीजें इस तरह की हैं जो क्रिपलिंग वैल्यूज है। हमारे यहाँ इंडिया में इसे क्या कहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप। अब लिव इन रिलेशनशिप क्या है? इट इज ओनली ए सॉर्ट ऑफ मैरिज एक्टिविटीज। दो आदमी अपनी मर्जी से रहते हैं और दे आर एंजॉयिंग लाइफ जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, और अपने आप को शादीशुदा नहीं कहते। अब कुछ एक लोग पूछते हैं कि भाई ऐसी स्थिति में हमारे जो कॉम्बिनेशंस हैं चार्ट के अंदर किन किन घरों के हो सकते हैं, समझे ना? और दिस इज समथिंग कॉल्ड अनऑर्थोडॉक्स, अनएथिकल वे ऑफ डूइंग और एंजॉयिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप, जो कि अमाउंट्स टू मैरिज। अब सबसे बड़ी बात ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी एस्ट्रोलजर के पास जाता है और ये पूछता है कि भाई मेरी शादी कब होगी, तो उसको देखने के लिए उसके पास दो ही बातें हैं। क्या है? सबसे पहले उसने उसके चार्ट में ये देखना है क्या उसके भाग्य में शादी का प्रॉमिस है या नहीं। अगर शादी का प्रॉमिस है तो वो देखेगा कब हो सकती है, कैसे हो सकती है, एटसेट्रा जो भी है उससे रिलेटेड जितनी भी सप्लीमेंट्री क्वारीज हैं उनको अटेंड कर सकता है। अब जनरली क्या सप्लीमेंट्री क्वारीज एक आदमी पूछ लेता है? अगर आपने कहा कि भाई आपकी पत्री के अंदर शादी का योग है, तो पूछेगा भाई लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, समझे ना? अगर ये तुमने कोई सवाल उसके बाद क्या मेरी शादी जल्दी होगी या देर से होगी,
या मेरी शादी में कुछ अड़चने तो नहीं आएंगी, समझे? और मेरा जो पार्टनर है उसका फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है, समझे ना? क्या हम लोगों की एक हैप्पी मैरिड लाइफ लॉन्ग होगी? तो बहुत सारी चीजें इस तरह की बातें, हमारा कोई बीच में कभी डाइवोर्स तो नहीं होगा, तो इस तरह की बातें उनके दिमाग में आती हैं, सेपरेशन तो नहीं होगा, या बच्चों के बारे में जानते हैं कि बच्चे भी होंगे या नहीं होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर हम देखते हैं कि इन्वॉल्व होती हैं। और जो आदमी क्वारिस्ट है वो सोचता है कि एक दिन ही पूरी लाइफ की इवेंट पंडित जी से पूछ लो, समझे ना? ये तो है नहीं कि जो करंट आज उसकी रिक्वायरमेंट है उसको, वो तो ये चाहता है कि अपनी के साथ-साथ पड़ोस वालों की भी बातें पूछ लूँ सारी। चलिए, ये तो चलता है, नेचर आदमी की, ह्यूमन, क्या कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारा जो वैदिक सिस्टम है, उस वैदिक सिस्टम में हम लोग किन-किन घरों का इस्तेमाल करते हैं, ये देखने के लिए कि वैदिक सिस्टम के अनुसार मैरिज किन-किन घरों के सिग्निफिकेटर बनने से होगी। वो कहते हैं पहले दूसरा घर। दूसरे घर को हमने कारका बताए हैं कुटुंब। अब थोड़ा-सा यहाँ हम ये बताना चाहेंगे, कुटुंब और एक्सटेंशन इन फैमिली बाय वे ऑफ चाइल्ड। दूसरे घर को हम संतान वृद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वैदिक वाले कहते हैं कि आपने अगर वाइफ को बाहर से लाए हैं तो वो भी कुटुंब में एक्सटेंशन हो गया। अब हम इसको नहीं मानते, क्योंकि दूसरा घर हम कहते हैं स्पेसिफिकली एक्सटेंशन बाय वे ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय योर ओन एफर्ट्स। अगर आपको कुटुंब का घर दूसरा ही मानना है तो अलग-अलग चीजों के लिए, अलग-अलग रिलेशंस के लिए हमने अपने हॉरोस्कोप में अलग-अलग घर क्यों बनाए? आपका कुटुंब का हिस्सा छोटे भाई-बहन, बड़ा भाई-बहन, आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपके बच्चे, वो सारे एक ही घर से क्यों नहीं देख लेते? कुटुंब में ही तो आते हैं वो सारे। तो उनको, हमको अलग-अलग घर जो दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दूसरा घर जो है, वो मेरा संतान वृद्धि का है, ना कि मैरिज में शादी करके जो मेरे घर पर एक लेडी आएगी, उसका है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने कस्पल थ्योरी के अंदर दूसरे घर को मैरिज के लिए काउंट नहीं करते। दूसरा घर जो है, आपको पता है वैदिक में भी और दूसरी संस्थाओं में भी, किसी भी घर से उससे छठा, 8वां, 12वां घर जो होता है, वो उस घर का नेगेटिव माना जाता है। अब मेरा जो दूसरा घर है, वो 7वें घर से 8वां घर बन जाता है। 8वां घर मेरा क्रोनिक सिकनेस है, डेथ है, एक्सीडेंट है, मार्केश है, एटसेट्रा। तो क्या कोई भी आदमी इस तरह स्थिति में उस घर को आपके लिए ऑस्पिशियस काम के लिए मानेगा? ऑस्पिशियस काम तो मैरिज करके लाना है, और ये जो घर है ये उसकी उसको फुलफिल नहीं करता। तो हम इस दूसरे घर को, दूसरा घर डिले, डिनायल, डिस्टेंस, डाइवोर्स के काम आता है। 7वें से 8वीं एक्टिविटीज उस घर के लिए अच्छी नहीं होती। अब उसके बाद हमारे ऋषि मुनियों ने क्या है भाई, चौथा घर। चौथा घर क्या है? डोमेस्टिक सुख। अब जिस वक्त आप शादी करते हैं, उस वक्त चौथा घर की क्या रोल है? क्या आपको उस वक्त डोमेस्टिक सुख की जरूरत पड़ती है? उसके लिए कोई इन्वॉल्वमेंट
शादी के लिए नहीं आता, समझे ना। और हमारे हिसाब से जब हम कहते हैं कि कोई भी घर प्राइमरी हाउस से सब लॉट 4, 7, 8, 12 में जाएगा तो उस घर का नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो मेरा चौथा घर है वो 7वें घर से 10वां बनता है और 5वें का 12वां बनता है। 5वां घर मेरा क्या है? 5वां घर है एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ सोशल कोर्टशिप, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, लव, रोमांस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, कंपेटेबिलिटी एटसेट्रा। जब आपका आपस में एक दूसरे के साथ प्यार नहीं है तो वो आपको चौथे घर जो है उससे 12वां हो जाता है 5वें से। तो यहाँ पर मेरा जो चौथा घर है वो शादी के लिए नेगेटिव बन जाता है। अब उन्होंने कहा जी 7वां घर तो हम मानते हैं, 7वां घर इज द प्राइमरी हाउस फॉर मैरिज, फॉर सेक्सुअल एक्ट और सेक्सुअल पार्ट्स एटसेट्रा। उसको नोबडी किसी भी रूप में उसको अब निकाल नहीं कर सकते। अब उसके बाद आता है 10वां घर, सॉरी इससे पहले हम 10वें घर से पहले करेंगे 12वां घर जो कि वैदिक में इस्तेमाल होता है। और 12वें घर को वो कहते हैं इट इज हाउस ऑफ बेड प्लेयर। अब हमारी जो क्रिपलिंग वैल्यूज ऑफ मैरिज इतनी गिर गई हैं, लोग शादी से पहले भी सेक्स करते हैं, मल्टीपल रिलेशंस इन्वॉल्व करते हैं, एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशंस में विश्वास करते हैं। तो मैरिज के लिए सेक्सुअल एक्ट जो बेड प्लेयर कहलाता है इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर जो लोग पहले इस तरह का एंजॉयमेंट कर लेते हैं क्या उनकी शादी रुक जाती है? नहीं। तो इसलिए 12वां घर जो है वो इतना आवश्यक नहीं है फॉर मैरिज, जैसा कि हमारे प्राश्री वैदिक में कहते हैं। अब हमारा जो नेगेटिव घर है वो क्या है? हमें भी चौथे घर की बात करी थी, अब हम करते हैं छठे घर की बात। छठा घर 7वें घर से 12वां होता है। इस वजह से जिसको हम नेगेटिव डिले, डिनायल, डिस्टेंस, डाइवोर्स का घर मानते हैं। खाली एक घर जो है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एनफ टू गिव एनी रिजल्ट, समझे ना। तो उसके बाद आता है 10वां घर। 10वां घर को भी हम नेगेटिव मानते हैं। क्यों मानते हैं? 10वां घर मेरा 11वें घर का 12वां है और 11वां घर मेरा है इच्छा पूर्ति का। तो अगर मेरी इच्छा पूर्ति की डिनायल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरा घर 11 नेगेटिव स्थान में है और वो परमिशन नहीं देता मैरिज करने की। तो इस प्रकार हमने कहा कि हमारा जो एज पर कस्पल रूल है वो 5वां घर, 7वां घर और 11वां घर हाउसेस हम लेते हैं फॉर मैरिज पर्पजेज। फर्स्ट मैरिज के लिए 5वां घर इज लव रोमांस, 7वां घर इज सेक्सुअल एक्ट और 11वां घर इच्छा पूर्ति। तो ये 3 घर हम लोग लेते हैं और इन्हीं घरों से संबंधित 8-12 हाउसेज जो होते हैं वो नेगेटिव कहलाते हैं। अब हमारा 5वां घर हमने बताया, 5वें घर का नेगेटिव हो गया चौथा, क्योंकि वो जो है 5वें का 12वां हो गया, समझे ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई 5वां घर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद
सातवां घर मेरा मैरिज एक्ट का है, एंजॉयमेंट ऑफ सेक्स का है, तो वो उसका जो छठा है वो 12वां हो जाता है। तो इस प्रकार हमने कहा कि भाई ये भी जो है हमारे उसके अंदर बच्चे के अंदर एक तरह का अहंकार, इगोइज्म भर देगा, जिससे कि उसके अंदर वो मैरिज की जो स्थिति है उसको एक्सेप्ट करने में आनाकानी करता है। तो छठा घर जो है वो भी हम कहते हैं नॉट मैरिज, उसको हम डाइवोर्स का घर भी कहते हैं, सेपरेशन का घर भी कह देते हैं। अब 10वां घर क्या है, वो हमने अभी बताया था 11वें घर से 12वां पड़ जाता है। अब कई चीजें इस तरह की हम लोगों ने देखी जो नेगेटिव पना बताती हैं। अब कई बार कुछ लोग आपको सवाल उठते हैं कि कुछ आदमियों की शादी कई बार किसी कारणों की वजह से रुकती है, डिले होती है या नहीं होती है, तो कुछ लोग पूछने लगते हैं भाई क्या कारण है। अब कारण तो स्पेसिफिकली बताना बड़ा मुश्किल है आज के सिनेरियो में, लेकिन कुछ चीजें जो हम लोगों ने काम करते करते एक्सपीरियंस किया है, अगर किसी की पत्नी के अंदर 4, 6, 10 2 घर भी आ जाते हैं, समझे ना? दूसरा, चौथा, छठा, 10वां, तो हम कह देते हैं कि इस बच्चे के भाग्य में शादी का योग नहीं है। अगर आपका जो दशा लॉर्ड है या प्रॉमिस है, उसका स्टार 4, 6, 10 में आ जाए, बगैर इन्वॉल्विंग पॉजिटिव हाउसेज 5, 7, 11, तो हम कह सकते हैं कि भाई इसके भाग्य में शादी नहीं है। या उसका जो लगन का संबंध, 7वें घर का संबंध, दोनों का मिला के अगर 5, 7, 11 के साथ साथ 4, 6, 10 में भी आ जाता है, तो भी हम कहेंगे कि भाई ये योग नहीं है, योग है भी और ना के बराबर है। उन हालात में हमारे पास चॉइस बचती है कि भाई उसका सब लॉर्ड भी देख लो, वो कहाँ जाता है, किस टाइम तक वो कोई फेवरेबल जगह तो नहीं आ रहा। तो इस प्रकार उस घर को भी मिला के हम ये कह देते हैं कि भाई 2, 5 सॉरी 5, 7, 11 के साथ-साथ 4, 6, 10 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है दोनों पोजीशंस बन गई। तो उन हालात में जो सब लॉर्ड है, वो दैट शुड बी इन ए फेवरेबल प्लेस। 5, 7, 11 तो हम कह सकते हैं इस बच्चे की मैरिज पॉसिबल है। लेकिन जब इसकी शादी के अंदर नेगेटिव घर आ रहे हैं, तो वो अपना असर जब उनकी दशा आएगी ज़रूर दिखाते हैं। तो मैरिज के अंदर दे विल क्रिएट ए हर्डल, समझे ना? एक हेडेक पैदा कर देते हैं, कई बार टेम्परेरी सेपरेशन भी हो जाता है। अब ये हमने कहा कि भाई मेरे नेगेटिव घर हैं। अब जो कारण कई बार पूछते हैं, कई बार कारण हमने कोशिश करी है, अगर सब लॉर्ड मेरा, स्टार लॉर्ड मेरा 5 में आए, सब लॉर्ड 7 में आए, या स्टार 7 में आए, सब लॉर्ड 5 में आए या 11 में आए, इस तरह के कॉम्बिनेशंस अगर मिलते हैं लगन से, तो हम कहेंगे कि भाई लगन ने इसके भाग्य में प्रॉमिस तो दे दिया। अब ये तो लगन का प्रॉमिस हुआ। अब हम 7वें घर का जो सब लॉर्ड है, उससे भी चेक करते हैं कि भाई वो भी 5-7 घरों का संबंध स्टार सब और सब से मिलकर बनाता है या नहीं। अगर बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस हैं। नंबर 2, ये क्या होगा कि हाँ भाई, ये अपना खाना-वाना बना सकता है, आगे काम करवा सकते हैं इससे, इस तरह की स्थिति बनती है। तो 5, 7, 11 के साथ-साथ नेगेटिव भी आए, पॉजिटिव भी आए, तो हम कह सकते हैं कि भाई शादी का योग तो है, लेकिन बहुत डिले होगा। उसके लिए अलग से प्रोसीजर देखना पड़ेगा हमको, तो उसकी पत्रिक इंडिपेंडेंट बनानी पड़ेगी। जिस बच्चे की भी देखनी है, उसके बाद फिर हम उसको चेक कर सकते हैं कि भाई इसके भाग्य में
शादी में प्रॉमिस है या नहीं 5वें घर से। उसके बाद 7वें घर से हम देखेंगे अपना 7th हाउस, प्राइमरी हाउस फॉर मैरिज। मतलब पहले तो उसका प्रॉमिस देखेंगे कंसेप्शन का, उसके बाद फिर देखेंगे बच्चे पैदा होने का। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसको हम धीरे-धीरे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पर 5, 7, 11 का संबंध मेरा लगन से हो, 5, 7, 11 का संबंध मेरे 7th हाउस से हो, तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे के भाग्य में संतान का लाभ है। लेकिन उसके साथ-साथ हमने ये भी देखना है कि जो मेरा गोचर है बृहस्पति का, वो क्या बतलाता है, उसका संबंध 5-7 घरों से होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो उसका गोचर छोड़ के अगले गोचर में जाना पड़ता है हमको। अब इस चार्ट के अंदर मैं अभी आपको एक चार्ट खोला है, उस चार्ट के अंदर हमने डिस्कस करना है कि भाई पहले तो प्रॉमिस देखेंगे, प्रॉमिस है तो फिर देखेंगे इसकी शादी कब हो सकती है। नंबर 2 देश काल पात्र के अनुसार एज उसकी कितनी है और किस उसमें है, संदर्भ में है, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, जो भी है, उससे हमका एज फैक्टर की डेट निकाल के फिर उस टाइम की उसकी दशा देख के फिर उस केस को आगे प्रोसीड करेंगे, बढ़ाएँगे, पढ़ेंगे। अब ये है, हमने कहा कि भाई पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई हमने लगन से देखना है, लगन का सब लॉर्ड का स्टार 5, 7, 11 के साथ संबंध बनाता है या नहीं। इसी प्रकार 7वें घर का सब लॉर्ड का संबंध 5, 7, 11 से देखेंगे। फिर 3rd हाउस 11th हाउस, उसका भी हमने 5, 7, 11 से देखना है। जब ये तीनों प्रक्रिया में किन्हीं 2 जगहों का जो मैप है, झंडा है, जो हम उसमें बाद में चलते हैं, वो एक कलर का बन जाता है, एक जगह मिल जाता है, तो हम ये कहते हैं कि इन बच्चे ने इस पीरियड के अंदर, इस दशा के अंदर, इस नक्षत्र के अंदर ये काम होना था एज़ पर रूल्स और वो हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड द बेस्ट टाइम ऑफ दैट चार्ट। और इसको हम कैसे निकालेंगे? इसका भी तरीका वही है कि पहले हमने ये देखना है कि भई हमारे जो हमारा जो दशा सिस्टम है, उसका सिस्टम का जो है पहले प्रत्यंत्र दशा तक एग्री हो और प्रत्यंत्र दशा का संबंध जो हमारे अदर वो है बृहस्पति की जो पार्ट्स हैं, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, उन सब के साथ भी उसका संबंध 5, 7, 11 से मिलता है या नहीं। अगर वो 5, 7, 11 से मिलता है तो उसको फिर फर्दर रिटेन कर देते हैं, उसके साथ-साथ ये जो गेहूँ निकलता है उसको भी रिटेन किया जाता है। इस प्रकार हमने देखना है कि भाई बच्चे को शादी का योग है या नहीं। अब इसी प्रकार हमने 7वां घर भी पकड़ना है, उसके सब लॉर्ड का स्टार देखेंगे, वो 5, 7, 11 में आता है कि नहीं आता। अब मैं यहाँ से आगे आपको एक चार्ट डिस्कस करूँगा, जिसमें ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके दिखाई जाएगी, हम ये कैसे इस चार्ट को पढ़ते हैं। अब ये एक चार्ट है हमारे पास, इसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैंने ये बताया कि हमने किसी भी पत्री के अंदर उसके अंदर ये देखना है प्रॉमिस क्या इसकी शादी होगी या नहीं होगी। उसको देखने के लिए हमने 5वां घर, पहला घर जो है हमारा वो लगन का है, लगन की हमने ड्यूटी बताई थी। ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ का प्रॉमिस मेरा लगन करता है। चाहे वो साइन लॉर्ड हो, चाहे स्टार लॉर्ड, चाहे सब लॉर्ड हो, चाहे सब लॉर्ड हो। हर स्थान के देखने का तरीका भिन्न-भिन्न रहा है। जैसे हम
साइन लॉर्ड को वैदिक में बहुत पुराने ढंग से देखते हैं। उसके बाद नक्षत्र को भी देखते हैं। उसके बाद अपना सब्जियां, जो ग्रीन सब्जी वेजिटेबल है, उनको देखते हैं एक्सेट्रा। अब इसके बाद मैं ये बताने जा रहा था कि कुछ बच्चों की शादी में डिले होती है। डिले में कुछ कारण होते हैं, कुछ अकारण कारण बने होते हैं। अब आपने देखा कि मान लो किसी चिड़िया के पास कोई बच्चा दे दिया। अब जो है उसको अपना समय नॉर्मल टाइम लगेगा बच्चा होने में। अब उसके लिए उसको हीट देने के लिए, गर्मी देने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए उसकी माता का दूध पिलाया जाता है। वो उसको सपोर्ट करती है जब तक कि वो किसी अपने आप किसी दूसरी चीज के आने-जाने के रैश में नहीं हो जाते। उसके बाद क्या आता है, दूसरी स्टेज आती है 5th हाउस। 5th हाउस से भी हमने देखना है। अब उसके बाद जब हमको ये पता लग जाता है कि पहला घर और 7वां घर दोनों ने एग्री कर दिया है, तो उस वक़्त की जो दशा है, प्रत्यंतर दशा तक हमने ये देखना है क्या बच्चे के चार्ट के अंदर मैरिज का दोनों घरों से संबंधित घरों से हमारे को आशीर्वाद है या नहीं। अगर आशीर्वाद है तो हमको फिर बृहस्पति का गोचर देखते हैं। बृहस्पति शुभ काम के लिए, किसी भी शुभ काम को आरंभ करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए उसको देखा जाता है। अब हमने देखना है कि भाई हमारा जो लगन है, वो इस चार्ट में देखेंगे हम कैसे करता है। ये मेरा चार्ट लगन है, लगन का सब लॉर्ड मेरा यहाँ देखेंगे कि भाई क्या आता है, मून। और मून मेरा है मरकरी, और मरकरी वीनस। जब दोनों मरकरी मरकरी आ जाए, सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड, उन दोनों को मिला के एक कर लेते हैं और यहाँ पर हमने उसको मरकरी वीनस पढ़ लिया। अब मरकरी मेरा 5वें घर में है और वीनस मेरा 7वें घर में है, वीनस मेरा 11वें घर में है। तो हमने कहा जो मून है, मून इज मरकरी वीनस, तो उसने 5वां घर, 7वां घर और 11वां घर, तीनों घरों को स्टार और सबके लेवल पर मिला दिया। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसको तो यो है शादी होने का योग क्विक है। अब इसके साथ-साथ हम कहते हैं कि भाई अभी मैंने मून का प्रेरणा दी। क्या मतलब? मून को उसके राशि का स्वामी बताया। अब हमने ये देखना है कि मून का पीएस भी है। तो क्या मून अब एज़ पीएस इसको लाभ पहुँचाएगा या नहीं? अब हम देखते हैं मन में मून मेरा जो है कहाँ-कहाँ चला गया है। मून मेरा दूसरे घर में है, मून मेरा 7वें घर में है, मून मेरा 11वें घर में है। तो इस प्रकार मैंने कई घर देख लिए जिन्होंने ये भत्ते का पैसा जो उनको मिला है, चलो जी उसी को लगा देते हैं भाड़े में और अपना देख के आते हैं। लेकिन भीड़ ज़्यादातर मैं कहता हूँ जो जहाँ इस तरह के बंगले बढ़ जाते हैं, लगन से हटने लगते हैं और वो फिर सक्सेसफुली होके कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि लगन से मैंने जो रेस चली है, जैसे कि मैंने बताया कि जो पुराने चश्मे हैं, उन सबका मिलना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने कहा कि भाई अब इस चार्ट के अंदर हम देखते हैं, मून जो है पीएस है, मून मेरा 5वें घर में है, मून मेरा 7वें घर में है, मून मेरा 11वें घर में है। और उसके बाद जो मरकरी है,
मरकरी को मैं 5वें में भी लेता हूँ, मरकरी को मैं 5वें में लेता हूँ खाली, समझे ना। तो इस प्रकार मैं ये देखता हूँ कि भाई मून और मरकरी 5 और 7 में जाने से एक योग बना दिया मैरिज का। अब सवाल ये उठता है, उसका सवाल था कि भाई हमने मैरिज का प्रॉमिस तो है तेरे चार्ट के अंदर। अब उसकी सीधी डिमांड थी कि लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। अब हम इसमें आगे बढ़ने से पहले जरा 7वें घर का भी संबंध प्राइमरी हाउस का भी चेक कर लें। अब 7th हाउस जुपिटर है और जुपिटर का संबंध मार्स और राहु से है, और मार्स मेरा 5वें घर में है और 5वें घर में है मार्स मेरा। जुपिटर इज मार्स और राहु क्या है मेरा, राहु शनि जुपिटर, और शनि जुपिटर 7वें घर में आ जाते हैं। तो हमने कहा कि भाई तुम्हारा संबंध 5 को इन्वॉल्व के 7 के साथ हो गया, और 7वें घर का भी संबंध 5 को इन्वॉल्व करके 7 के साथ जम गया, तो ही गॉट मैरिड ऑफिशियली। अब बाद की बात है डेवलपमेंट, शादी हो गई। अब ये कहता है कि भाई इसके अंदर योग देखो मैरिज का या किसी और चीज का। अब मैरिज में हमने देख लिया कि मैरिज का योग बनता है। बच्चों के साथ का देखते हैं कि भाई पहले तो इसको बच्चे का मैरिज का जो प्रॉमिस है वो ठीक है कि नहीं है, हो तो गई। मून तो हमने देखा कि इसकी जो शादी थी, अभी पहले बाद में देखते हैं डेट, इसकी जो 5वां घर जो है, 5वां जो मून मरकरी, मून 5वें में है और सॉरी मून 7वें में है और मरकरी 5वें में है। तो जब 5-7 का संबंध हो जाए तो उन हालात में हम ये कह सकते हैं कि भाई इसकी लव मैरिज हो सकती है, समझे ना। और 7वां घर क्या कहता है, 7वां घर जुपिटर है, जुपिटर मार्स राहु, मार्स 5वें में है और राहु जुपिटर शनि वो 7वें में है। तो 5-7 का चक्कर भी बन रहा है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब किन्हीं भी 5वें और 7वें घर का संबंध बन जाए बगैर किसी दिक्कत के, तो पॉसिबिलिटी ऑफ लव मैरिज हो जाती है। और वैदिक में क्या है, हमारे 5वें और 7वें घर के जो प्लैनेट हैं कहीं किसी जगह बैठ जाए, समझे ना, 5वें में 7वें में 9वें में कहीं बैठ जाते हैं आपस में, तो हम कह सकते हैं या एक दूसरे को आस्पेक्ट करते हैं या एक दूसरे के अंदर राशि परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार कई सिचुएशन बन जाती हैं जिसमें कि वो एक दूसरे को चाहने भी लगते हैं, शादी भी कर लेती हैं। अब सवाल उठता है कैसे देखें। ये तो हमने जनरल बात से रीडिंग कर लिया, ये दशा सिस्टम को देखना है। अब इससे पहले मैं ये आपको बताऊं इस चार्ट को मैं क्यों लिया है। इस चार्ट के अंदर इस लेडी की डेट ऑफ बर्थ है 69, और आप ये मुझे बताइए कि एक बच्चे की शादी 69 का मतलब जब पैदा हुई है तो कितनी उम्र में उसकी शादी का योग निकल सकता होना चाहिए। अब हमने कहा ये 69 की है, कम से कम 23-24 साल के बाद इस बच्चे की शादी हो सकती है। अब 23-24 साल की में क्या बनेगा इसका, 91-92, समझे ना। अगर मैं 23 साल की लेता हूं तो 2002 बन जाएगा, नहीं तो 2001 बन जाएगा, या उससे आगे जाएगा तो और भी ज्यादा हो सकता है। तो हम एट दी अर्लीस्ट 20 साल की इसको कब होगी, जब इसकी शादी के अंदर केतु के अंदर ही चल रहा होगा। क्या चल रहा है ये मून, सॉरी, हाँ जो भी दशा होगी इसकी 23-24-25 साल के आसपास, उसमें शादी का योग निकल सकता है। एक मोटे रूप में हम लेके चल रहे हैं जो प्रॉमिस है। तो हम देखते हैं कि भाई इसका जो 2001-2 के बीच में कौन सी महादशा चल रही थी जो इसको शादी दिला सकती थी। सर अब 1991 देखेंगे।
1993 तक केतु की दशा चल रही थी, ठीक है, चाहे वो 2001 देख लो, चाहे 2002 देख लो, चाहे 2003 देख लो, पीछे 7 साल से, मतलब 86 के बाद, 86 में तो उसका शादी का योग बनता नहीं, 17 साल की थी, आजकल 17 साल की उम्र में शादी कौन करता, बहुत कम करते हैं। तो हमने जो लिया 21, 22 साल, 23 साल का मतलब ये है कि वो केतु की दशा 93 तक चलेगी। तो क्या केतु का संबंध 5, 7, 11 घरों से होता है या नहीं? अब केतु मेरा जो है, हम देखते हैं कि भाई सन की राशि में है, सन के नक्षत्र में है, सन के सब में है। तो मेरा सन का संबंध 5, 7, 11 घरों से होना चाहिए। अब पहले में भावा चार्ट में 5वें घर में सन नहीं है, समझे ना, और ना 7वें में है, ना 11वें में है। अब 5वें घर में मेरा सन नहीं आता, 7वें घर में मेरा सन नहीं आता, 11वें घर में मेरा सन नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी केतु की महादशा है वो संतान का लाभ नहीं देती, सॉरी, मैरिज का योग नहीं देती। अब इसका मतलब ये हो गया केतु जो है मेरा मार्च 93 तक चलेगा। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लैनेट की दशा आएगी वीनस की। अब हमको ये देखना है क्या वीनस इसको शादी का योग देता है या नहीं। अब वीनस मेरा क्या है, मून जुपिटर, वीनस इज मून, मून मेरा 5, 7वें में, और जुपिटर मेरा, मून मेरा जो है 11वें में, सॉरी, और जुपिटर मेरा 7वें में। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाई जो वीनस है, मून जुपिटर शनि, और शनि फिर 5वें में आ गया, तो 11, 7, 5 के साथ मिलके इसने शादी का योग बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि भाई वीनस की दशा इसके लिए बड़ी फेवरेबल है, और वीनस तो 20 साल तक चलेगा। तो अब सवाल उठता है कि भाई मैं 1983 के अंदर ये देखना चाहता हूं कि जो बृहस्पति है वो कौन से साइन में चल रहा है, उसका गोचर क्या इस शादी की इजाजत देगा या नहीं देगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पर हम अपना खोलते हैं चार्ट, और हमने कब कहा कि तो इस वीनस आएगा 18/3, हम 20/3/13 पे लेते हैं कि 20/3/13 पे जो हमारा गोचर है 20/03/2000, 20/3/2003, 18 आवर्स कर देता हूँ। हमारा 20/3/2003 में जो है अपना वही चल रही थी दशा, वीनस के अंदर 2003, वीनस 20/3/2003। अब हमने कहा कि भाई इसके अंदर जो जुपिटर है वो कहाँ चल रहा है, जुपिटर मेरा मून में चल रहा है, और मून का हमने ऑलरेडी देख ही लिया, मेरा क्या था, लगन का सब लॉर्ड था, वो शादी दे रहा था और लव मैरिज का योग बना रहा था। इसके बाद फिर आता है जुपिटर में शनि,
और शनि क्या है, शनि का हम देखें, शनि मरकरी मार्स, शनि 5 में है, कहाँ जा शनि 5 में है या शनि 7 में है, मरकरी 5 में है, समझे ना। शनि इज मरकरी, शनि मरकरी मार्स, तो शनि 7वें में, मरकरी 5 में, मार्स भी 5 में, तो हम कह सकते हैं कि भाई 5-7 का संबंध यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब जुपिटर का जो ट्रांजिट है, ये हमारे लिए सूटेबल है फॉर ए मैरिज होने के लिए। अब हमने ये देखना है कि भाई इसके बाद कौन सी वीनस में क्या चल रहा है। वीनस में राहु का चक्कर चल रहा है, तो राहु क्या देता है, राहु इज जुपिटर वीनस, तो जो है जुपिटर मेरा 7 में है और वीनस मेरा 5वें में 11 में है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि वीनस थोड़ा नेगेटिव भी है, वीनस 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 10 में भी है, तो 2, 4, 6, 10 में वीनस आने से हमें थोड़ा सा ये लगता है कि भाई कुछ डिले हो सकती है, समझे ना। अब इस बच्चे ने शादी करी लव मैरिज, और वो हुई 3/12/2013, 3/12/2013, 3 के मैं अब इसको चेंज कर लेता हूँ, 2003, सॉरी 13 नहीं, सॉरी 31। अब इसने शादी करी 31/12/2003, उस वक्त वीनस चल रहा था, उसके अंदर जुपिटर, जुपिटर इज मार्स राहु, मार्स मेरा 5वें घर में है और राहु मेरा जुपिटर और शनि वो 7वें घर में आ गया। शनि, शनि का मैंने अभी आपको दिखाया था, शनि का पीएसएस, शनि मरकरी मार्स, शनि 7वें घर में, मरकरी 5वें घर में, मार्स 5वें घर में। उसके बाद मून, मून जो है मेरा सब लॉर्ड था असेंडेंट का। अब इसकी शादी हुई 31 तारीख को, तो 31 तारीख को हमने देखा शनि है या मरकरी है, दोनों में से किसी भी प्लैनेट को प्राण दशा लेके हम 5, 7, 11 का संबंध देख सकते हैं। अब जुपिटर का हमने देखना है कि भाई जुपिटर जो है क्या इसको शादी का प्रॉमिस देता है या नहीं। और जुपिटर मेरा चल रहा था सन के साइन में, और सन क्या है इसके अंदर, सन इज राहु राहु राहु, राहु क्या है, शनि जुपिटर, तो शनि मेरा 5वें में है और जुपिटर मेरा 7वें में है। तो वीनस जुपिटर का जो साइन लॉर्ड है उसने ओके कर दिया, सब लॉर्ड है जो स्टार लॉर्ड वीनस है वो हम मादशा लॉर्ड है उसको हम देख ही लिया। उसके बाद मरकरी, मरकरी को हमने देखा था, यहाँ पे नहीं देखा, मरकरी को भी देख लीजिए। मरकरी क्या है, मून वीनस, मून मेरा जो है 11वें घर में है, वीनस 7वें घर में है, समझे। इस प्रकार हमने मार्स को देख लीजिए। मार्स क्या कहता है, मार्स इज सन मून, अब 5 में नहीं, 7 में नहीं, 11 में नहीं। अब हमने क्या करना है कि भाई ये जो सन है ये कहाँ जाता है, मार्स का पीएस नहीं है, अब सन इसका तीसरे घर में बैठा हुआ है, सन तीसरे में, और सन
हाँ, राहु और राहु क्या कह राहु सन इज राहु, राहु इज जुपिटर और सन जुपिटर और राहु इज जुपिटर वीनस। तो जुपिटर मेरा हमने लगा 7वें में है और वीनस मेरा 5वें में है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि भाई इसका सारा योग बन गया और उस दिन जो है मेरी दिशा सिस्टम भी देख ली हमने। अब सन और मून का वो भी देख लीजिए। जुपिटर, मरकरी, शनि, जुपिटर सारे प्लैनेट मेरे एज इट इज घूम फिर के वही आ रहे हैं शादी के लिए। अब इसकी शादी 31/12/2003 को हुई और वो भी एज लव मैरिज, क्योंकि मेरे सारे प्लैनेट का संबंध 5-7 के साथ आराम से हो रहा था। अब इस चार्ट को हम इतना ही करेंगे आज। इसके बाद इसके अंदर इसकी डायरेक्शन क्या है, किसने इसकी करवाई, मैरिज के अंदर डिफिकल्टीज कुछ है, वो सारी नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें मैं अब आज यही खत्म करूंगा। आपने कुछ पूछना है तो इसको बंद कर ले, रिकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं।